सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। तो मेरा नाम है दिलशाद एंड आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आ चुका हूँ सीटीपी का अगला लेक्चर, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिक एरिक्सन और एक कैरल गिलिगन, जो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर इससे पहले आपने मेरे पिछले के क्लासेस नहीं देखे हुए हैं, जैसे कि मैंने दिन पे आज जो भी पिछले के क्लासेस हैं जो कि मैं ले चुका हूँ और जिसका कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप उस प्लेलिस्ट के थ्रू उन सारे क्लासेस को एक्सेस कर लेना, फिर आप यहाँ पे आना। ठीक है, तो आज हम लोग एरिक एरिक्सन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो थे ना, जर्मनी के थे। ठीक है, ये आपका कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इसको जर्मन मनोवैज्ञानिक भी बोल सकते हो आप, जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अब इन्होंने दिया था मनोसामाजिक सिद्धांत, यानी कि साइकोमोटर थ्योरी या फिर साइकोसोशल थ्योरी दिया था इन्होंने। ठीक है, इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। जैसे अगर एरिक एरिक्सन का बात किया जाए ना, तो इन्होंने कहा कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, मान लो यहाँ पे इतना सा था, फिर थोड़ा सा इतना सा हुआ, मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो सामाजिक समस्याओं से गुजरता है, सामाजिक समस्याओं से गुजरता है। मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उनके सामने अलग अलग समस्याएं आती है, हर स्टेज पर अलग अलग समस्याएं आती है और उन समस्याओं से वो गुजरता है और फिर उस समस्याओं से वो सीखता है। तो कहने का मतलब है, एरिक एरिक्सन ने कहा था कि बच्चे जो सामाजिक समस्याओं से सीखते हैं, इसीलिए इन्होंने दिया था मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। अब मनोसामाजिक सिद्धांत में भी आपका देखो, अगर इसका अदर नेम का बात किया जाए, मनोसामाजिक सिद्धांत के भी अगर अदर नेम, इसको एक तो ये आपका नाम हुआ है कि मनोसामाजिक सिद्धांत, इसको आप जीवन अवधि सिद्धांत भी बोल सकते हो, जीवन अवधि सिद्धांत बोल सकते हो, पहचान संकट सिद्धांत बोलते हो, या 8 चरणीय मनोसामाजिक सिद्धांत बोल सकते हो। तो ये सब कुछ इसका अदर नेम है। ठीक है, और इसका एक बुक था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो कि आपका 1963 में आया था। इसका एक बुक था जिसका नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो कि आपका 1963 में इसको लिखा गया था। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ हमें जानने का मतलब नहीं है, बस हम लोगों के लिए ये जो है ना 8 स्टेजेस इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 8 स्टेज में भी आपका 8 स्टेज में भी ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में जल्दी से कंप्लीट करते हैं, देन फिर हम लोग एरिक एरिक्सन पढ़ेंगे। ठीक है, आपको एरिक एरिक्सन के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। ये सारे जितने भी इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, वाइगोत्स्की साहब हो गए या फिर जीन पियाजे हो गए, उन सबसे थोड़ा सा कोलबर्ग हो गए, या फिर हम लोग एरिक एरिक्सन पढ़ेंगे, उनसे ये थोड़ा सा अलग है। और थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा ही अलग है। इन्होंने कहा कि भाई बच्चा जो है सामाजिक समस्याओं से सीखता है, समाज से नहीं। देखो, जीन पियाजे ने कहा क्या क्या आता है? जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चा खुद से सीखता है, खुद से ज्ञान की रचना करता है, इसलिए उसे रचनात्मक बोलते हैं। और आपका क्या था? वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा समाज से सीखता है, और इन्होंने कहा है कि बच्चा सामाजिक समस्याओं से सीखता है। बाकी कोलबर्ग का तो नैतिकता का सिद्धांत था कि बच्चा के अंदर नैतिक मूल्यों का जो विकास होता है वो किस किस स्टेज में होता है, तो वो कोलबर्ग ने कहा था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बच्चा समस्याओं से सीखता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके सामने अलग अलग स्टेजेस आते हैं। वो जैसे कि आपका देख लो, अगर वो तो पहले शिशु अवस्था में होता है, फिर टोडलर में जाता है, फिर बाल्य अवस्था में जाता है, फिर आपका किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में जाता है। तो हर स्टेज में वो कुछ नया चीज़ सीखता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है हर स्टेज में क्या होता है, हर स्टेज में कुछ नया समस्या उसके सामने आती है और उन समस्याओं के साथ वो उन समस्याओं के कारण वो सीखते जाता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, या फिर इसका एरिक एरिक्सन का 8 स्टेज। अब 8 स्टेज को याद रखने का तरीका क्या है, आप कैसे याद रखोगे? ठीक है, ये आपका ट्रिक है। ये ट्रिक मैंने नहीं बनाया, पहले से यूट्यूब पे पढ़ा हुआ था, तो ये ट्रिक मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया है। ठीक है, क्योंकि ये 8 स्टेज को इसी ऑर्डर में याद करना है, और ये 8 स्टेज इसी ऑर्डर में याद करने के लिए ये आपको हेल्प करेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लो, T4 ट्रस्ट में आपको याद करने का दिखा देता हूँ एक बार। T4 ट्रस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा ये नहीं है, हालांकि अगर आप कुछ मतलब ये मेरा जो ये ट्रिक है, या सॉरी मेरा नहीं है ये ट्रिक, जिसका भी ये ट्रिक है, ये बहुत ज़्यादा बेटर तो नहीं है, बट ठीक है, नहीं होने से बेटर है कि कुछ तो है। आप लोग अगर अपने से ट्रिक बना पाओ, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। एक बार मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग कैसे हो रहा है कि नहीं। ठीक है, हो रहा है। तो देखो, मैं याद करने का इसको ट्रिक बना कैसे वो बता देता हूँ मैं। जैसे T4 ट्रस्ट है, A फॉर ऑटोनॉमी है, और फिर 4 गो आई फॉर इनिशिएटिव गिल्ट। ये होता क्या है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर ये I फॉर इंडस्ट्री इन्फीरियरिटी, फिर ये I फॉर आपका आइडेंटिटी एंड रोल कन्फ्यूजन, फिर ये लास्ट I जो है इंटीमेसी एंड आइसोलेशन है, फिर G फॉर जेनरेटिव है, E फॉर ईगो इंटेग्रिटी है, ईगो इंटेग्रिटी या डिस्पेयर है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है। अब सबसे पहले बात कर रहे हैं, अगर ये फर्स्ट स्टेज का इन्होंने दिया था 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, 8 स्टेजेस ऑफ इसका क्या
ये साइकोमोटर थ्योरी दिया था, साइकोमोटर थ्योरी का या फिर साइकोसोशल थ्योरी का 8 स्टेज दिया था। सबसे पहले अगर बात किया जाए ट्रस्ट मिसट्रस्ट, ट्रस्ट मिसट्रस्ट, इसमें देखो बच्चा क्या होता है, बच्चा होता है शिशुअवस्था में। शिशुअवस्था में भी कब, 0 से 1 साल में। देखो शिशुअवस्था नॉर्मली अगर देखा जाए शिशुअवस्था जो मैंने पढ़ाया 0 से 2 साल पढ़ाया है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं आपका जो है अलग अलग साइंटिस्ट जो है अलग अलग साइकोलॉजिस्ट अलग अलग तरीके से माने हुए हैं, ठीक है। तो शिशुअवस्था में जब बच्चा 0 से 1 साल में होता है तो उनके अंदर या तो ट्रस्ट की भावना आएगी या मिसट्रस्ट की भावना आएगी। वो कैसे आएगी, वो तो अपने वो जैसे कि 0 से 1 साल में बच्चा किसके पास होता है, पेरेंट के पास होता है। तो वो पेरेंट जिस प्रकार से उसका देख रेख करता है, पेरेंट जिस प्रकार से उसका देख रेख करता है, उसी के हिसाब से बच्चे के अंदर अपने पेरेंट को देखकर उसके या तो ट्रस्ट आएगा या मिसट्रस्ट आएगा, ठीक है। तो इस जगह अगर एक चीज़ और होता है कि अगर यहाँ पे बच्चा यानी कि सब शिशुअवस्था में बच्चा अगर अपने पेरेंट पे यकीन कर लेता है, ट्रस्ट कर लेता है, तो आगे चल के भी और उसका यकीन गहरा होता जाता है और अच्छा से वो ट्रस्ट कर पाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे या तो बच्चा ट्रस्ट करेगा या मिसट्रस्ट करेगा। इसका मतलब होप का क्या मतलब है, यहाँ पे बच्चे को एक आशा होती है अपने पेरेंट्स से, ठीक है। अभी यहाँ पे बच्चे को जैसे जो बच्चा शिशुअवस्था में, वो अगर आप उसको बच्चे को कुछ भी कर दो, आप उसको बच्चे को दीवार पे बैठा दो, फिर उसको बोलो ऐसे गोदी का इशारा करो, तो बच्चा दीवार से भी कूद जाएगा। उसको ट्रस्ट होता है उस टाइम अपने मम्मी पापा पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज क्या है आपका, ट्रस्ट या मिसट्रस्ट का होता है। आपको स्टेज भी याद रखना है, ठीक है। आपको बस सबसे पहले स्टेज याद रखने की कौन सा स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, और किस अवस्था में यानी बच्चे का टाइम पीरियड क्या होता है, शिशुअवस्था में होता है 0 से 1 साल में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेकेंड स्टेज, जिसमें आता है ऑटोनॉमी या स्वयं। अब यहाँ पे क्या है, बच्चा ऑटोनॉमी मीन्स क्या, बच्चा खुद से कोई कार्य करेगा, बच्चा कोई खुद से इनिशिएटिव कोई खुद से कार्य करेगा और आपने अगर डांट दिया तो वो फिर शर्मा जाएगा। मतलब या तो बच्चा, जैसे आपने देखा कोई गेस्ट आया, कोई बच्चा या तो उछलेगा, मतलब अगर कोई गेस्ट आता है घर में तो कोई बच्चा जो होता है वो गेस्ट के सामने पूरा उछलते रहता है, कोई जो है अपने मतलब शर्मा के अपना बैठा रहता है। जैसे कि और दूसरा एग्जांपल लूँ तो कोई बच्चा जो होता है, जैसे अब यहाँ पे टाइम पीरियड देख लो, टोडलर यानी 2 से 3 साल का बच्चा होता है, इस टाइम बच्चा 2 से 3 साल का होता है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा जो बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक है, कोई बच्चा जो होता है इस टाइम में जैसे 2 से 3 साल वाला बच्चा बहुत ज़्यादा बोलता है और कोई जो है बिल्कुल शांत सा रहता है, तो वही आपका होता है ऑटोनॉमी सेम। और वो होता क्यों है, वो होता है बस पेरेंट के कारण है। अगर पेरेंट वहाँ पे शक्ति दिखाता है, बच्चा अगर कुछ करता है, अगर पेरेंट शक्ति दिखाता है तो उसके अंदर फिर वो कार्य करने का मतलब मन नहीं करता कि भाई ये मैंने क्यों ही किया, उसको एक कहीं ना कहीं अपने आप में ख़राब लगता है। मान लो ये बच्चा उछल रहा था, गेस्ट आया तो ये बच्चा सामने आके उछल रहा था। अब उछल रहा था तो मम्मी उसको डांट दी या पापा उसको डांट दिए कि ऐसे मत करो, तो अब बच्चा के अंदर कहीं ना कहीं एक जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब अगर बच्चा वो कोई अगर दूसरा गेस्ट आता है तो बच्चा उसके सामने नहीं उछलेगा, उसके अंदर मतलब खुद में ख़राब लगता है, उसको वो शर्मिला भावना हो जाता है। तो कहने का मतलब है ये आपका सेकंड स्टेज में क्या होता है, बच्चों के अंदर इच्छा जागृत होती है कुछ करने की, ठीक है। तो जैसे ऑटोनॉमी या स्वयं हो जाता है, यानी कि या तो बच्चा पूरा और अपने से कोई कार्य करेगा या फिर वो शर्मिला टाइप का बन जाएगा, ठीक है। ये आपका टोडलर स्टेज होता है जो कि 2 से 3 साल का होता है, ठीक। अब देखो, अब तीसरा अगर बात किया जाए, तीसरा स्टेज में आपका इनिशिएटिव या गिल्ट होता है। या तो बच्चा कोई कार्य इनिशिएट करेगा या देखो, या फिर उसके अंदर एक गिल्ट की भावना आ जाएगी। ये ठीक है, इसके जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे जो है ना बच्चा कोई खुद से कोई कार्य इनिशिएट करता है या फिर वो उसके अंदर एक गिल्ट की भावना हो जाती है। दोनों सेम है इसमें। देखो इनिशिएटिव और गिल्ट में भी वही होता है, बच्चा कोई कार्य किया और मम्मी पापा उसको डांट दिए तो वो बच्चा अब क्या करेगा, वो कार्य करना बंद कर देगा, यानी वो काम करना बंद कर देगा। अब उसके अंदर गिल्ट की भावना आ जाएगी कि फालतू में ही मैं उछल रहा था, फालतू में ही मैंने कुछ बोला, ठीक है। या फिर अगर मान लो एक होता है ना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई, इसको समझना। इनिशिएटिव मतलब जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं, 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर बात किया जाए तो जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं यानी पूर्व बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं, वो कोई काम वो अपने से कर रहा है, ठीक है, कोई काम अपने से इनिशिएट किया, फॉर एग्जांपल ड्राइंग किया, ठीक है, चलो वो ड्राइंग किया अपने से, वो ड्राइंग किया। अब वो ड्राइंग किया ना तो मम्मी को दिखाया ड्राइंग, खुशी से आके मम्मी को ड्राइंग दिखाया, तो अब उसको मम्मी बोल दी ये कैसा ड्राइंग बनाया है, फालतू में पेज बर्बाद हो गया, इंक बर्बाद हो गया, ये सब अगर बोल देती है तो अब क्या करेगा, वो अपने से कोई भी कार्य इनिशिएट नहीं करेगा। अब वो कोई कार्य अपने से इनिशिएट नहीं करेगा, उल्टा गिल्ट में चल जाएगा कि फालतू में ऐसा ड्राइंग वगैरह किए जिसके कारण मम्मी का डांट सुनना पड़ा। तो कहने का मतलब ये से कोई इस टाइम जो है ना पेरेंट यानी कि जैसे जैसे वो अदर स्टेप पे जाता है, आसपास का जो सोसाइटी से वो सीखता है, ठीक है, कैसे कैसे मम्मी पापा अगर उसके साथ जैसा ट्रीट करते हैं उसी हिसाब से वो सीखते जाता है, ठीक है। इस टाइम का टाइम पीरियड अगर देखा जाए इनिशिएटिव या गिल्ट का, तो ये पूरे बाल्यावस्था में होता है जो 3 से 6 साल का होता है,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगला अगर बात किया जाए, अगला अगर फोर्थ स्टेज का बात किया जाए तो इंडस्ट्री या इन्फीरियरिटी होता है। अब यहाँ पे देखो बाल्या अवस्था में बच्चा पहुँच गया, 6 से 12 साल में बच्चा पहुँच गया है। अब 6 से 12 साल का अगर बच्चा है तो यहाँ पे अब क्या करेगा, या तो वो इंडस्ट्री यानी मेहनती बनेगा या फिर वो अपने आप को कोई भी काम नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल मैं अगर बताऊँ, जैसे 6 से 12 साल का बच्चा है तो मम्मी उसको, अब क्योंकि वो साइकिल वगैरह चला सकता है, 6 से 12 साल का बच्चा साइकिल आराम से चला सकता है, तो मान लो मम्मी उसको दूध लाने भेजी, ठीक है, मम्मी दूध लाने भेजी या फिर कोई चीनी वगैरह कुछ भी सामान लाने भेजी और वो सामान गलत लेकर आया, उधर से मान लो गलती से गलत सामान लेकर आया या फिर अगर पैसा कम लेकर आया, कोई भी रीज़न है, तो अब उसके कारण मम्मी उसको डांट दी। तो उस कारण जैसे उसको मम्मी डांटेगी उसको, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक जो इन्फीरियरिटी आ जाएगा। अब वो दोबारा अगर मम्मी उसको बोलती है कि ये लेने जाओ वो लेने जाओ, तो वो नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब या तो इस टाइम यानी कि बाल्यावस्था में यानी फोर्थ स्टेज में या तो बच्चा इंडस्ट्री होगा, मेहनती होगा, या फिर उसके अंदर इन्फीरियरिटी की भावना आ जाएगी, ठीक है। अब वो कोई भी काम सुनेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब अगला स्टेज पे चलते हैं। अगला स्टेज आता है आपका आइडेंटिटी या रोल कन्फ्यूजन के बारे में। अब देखो आइडेंटिटी मतलब यहाँ पे अगला स्टेज में जो है ना, अच्छा यहाँ पे देखो इंडस्ट्री या इन्फीरियरिटी यानी बच्चा अपना योग्यता इस टाइम समझ रहा होता है कि मेरी योग्यता क्या है, ठीक है। अब 5वां स्टेज का अगर बात किया जाए, 5वां स्टेज में क्या, आइडेंटिटी या रोल कन्फ्यूजन। इसमें देखो बच्चा किस में, किशोरावस्था में। किशोरावस्था का टाइम पीरियड क्या होता है, 12 से 19 साल। अब बच्चा जब 12 से 19 साल का हो जाता है, किशोरावस्था में पहुंच जाता है, तो अब वो खुद से प्रश्न पूछने लगता है, क्या कि मैं कौन हूँ, मैं मेरा सब्जेक्ट को इंटरेस्ट क्या है। कहने का मतलब है देखो यहाँ पे बच्चा अगर 12 से 19 साल का है ना, तो अब बच्चा को अपना पहचान चाहिए। बच्चा को क्या चाहिए, पहचान चाहिए कि मुझे क्या पसंद है, मुझे मेरे फेवरेट कलर क्या है, फेवरेट फूड क्या है, ये सब, या फिर मुझे कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बच्चा खुद से प्रश्न पूछता है, या वो अपने आप से मतलब प्रश्न पूछता है। या तो अब जैसे वो प्रश्न पूछेगा, या तो उसको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, आइडेंटिटी उसको मिल जाएगी, या अगर वो नहीं मिलता तो वो अपना रोल कन्फ्यूजन रहेगा कि मैं क्यों, मतलब मेरा रोल क्या है, मुझे क्या पसंद है, इस टाइप में वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो यही होता है आइडेंटिटी या रोल कन्फ्यूजन। उसके बाद अगर छठा स्टेज में जाता है, तो फिर आपका देखो पूर्व प्रौढ़ावस्था यानी 20 से 30 साल में हो जाता है। अब 20 से 30 साल में हो जाता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं प्यार की भावना आ जाती है। हालांकि अभी का अगर बात किया जाए तो अभी तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, 4-5 से स्टार्ट हो जाता है। हालांकि 4 का बोलना सही नहीं रहेगा, 5 से, यानी कि इसे 5th स्टेज में यहाँ पे आइडेंटिटी रोल कन्फ्यूजन होना चाहिए, वहीं पे ये भावना आ जा रही है अभी। हाँ, तो जो कि गलत बात है। हालांकि जैसे कि ये स्टेज में, जैसा कि एरिक एरिक्सन ने स्टेज में दिया है, हम लोग उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपका 6th स्टेज में क्या है, इंटीमेसी आइसोलेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे पूर्व प्रौढ़ावस्था में चला गया बच्चा, यानी 20 से 30 साल का हो गया है, तो अब कहीं ना कहीं उसके अंदर इंटीमेसी आ जाएगी, यानी कि किसी अलग पार्टनर के साथ, तो कहीं ना कहीं समझ रहे हो इंटीमेसी ना, तो इंटीमेसी यानी कि उसके अंदर कहीं प्यार की भावना आ जाती है। अब अगर उसको प्यार नहीं मिलता है तो वो आइसोलेट खुद को कर लेता है। मतलब वो खुद को आइसोलेट करना नहीं समझते हैं, खुद को सबसे अलग थलग कर लेता है, मम्मी पापा से अलग, सबसे अलग, मतलब वो अकेला चुपचाप रहने लगता है, सब कुछ मतलब वो छोड़ छाड़ के एक अकेले अपने आप में एक ज़िंदगी बना लेता है और अपने आप में रहना पसंद करने लगता है, ठीक है। तो या तो वो सबसे घुल मिल जाएगा, या तो सबसे वो इंटीमेट हो जाएगा, या वो आइसोलेट हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट उसको कैसा मिला है, डिपेंड करता है उसको मम्मी पापा कैसे मिले, डिपेंड करता है उसको फैमिली वगैरह जो है इसको कैसे मिले हुए, दोस्त यार कैसे मिले हुए, ठीक है। तो कहने का मतलब है देखो, कहीं ना कहीं इसी टाइम पीरियड में आपका जो है 20 से 30 साल, इसी टाइम पीरियड में शादी वगैरह भी हो जाती है, तो इसीलिए इसको इंटीमेसी और एसोसिएशन का पीरियड बोला गया है, ठीक है। अब उसके बाद आता है अगला आता है जेनरेटिव या स्टैग्नेशन। ये देखो मध्य प्रौढ़ावस्था है, इसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो 30 से 65 साल है। क्या है टाइम पीरियड, 30 से 65 साल, जेनरेटिव या स्टैग्नेशन। अब देखो इस एज में क्या होगा, इस एज में यानी 6th स्टेज में अगर देखा जाए, मैं थोड़ा सा इस मार्कर का यूज़ करता हूँ। 6th स्टेज में यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो इंटीमेट होगा या तो आइसोलेट होगा। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं अगर प्यार वगैरह हो गया है तो शादी भी हो जाएगी इस टाइम। तो अगर शादी हो जाएगी, और बेस्ट टाइम भी है शादी करने का, देखो 20 से 30 साल है, ठीक है। इस टाइम अगर वो शादी होती है, अब वो जनरेट करेगा, क्या जनरेट करेगा, अपने जैसे बच्चों को जन्म देगा। तो कहीं ना कहीं वो जनरेट करेगा स्टैग्नेशन। अगर उसका शादी वगैरह नहीं होता है, मतलब किसी भी रीजन से, फॉर एग्जाम्पल अगर जॉब वगैरह आपका भी नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं अब वो अपने आप को स्टैग्नेट कर लेता है, ठीक है, अपने आप को रोक लेता है। तो या तो कहने का मतलब है यहाँ पे उसके अंदर एक जनरेटिव वाला फीलिंग आ जाएगा, मतलब खुद के इसको जनरेट करेगा। जनरेट में सिर्फ यही नहीं होता है कि अपने जैसे बच्चों को जन्म देना, हो सकता है वो पैसा बनाने लगे अगर उसका जॉब हो जाए, ठीक है। तो मतलब कुछ भी वो जनरेट करने लगेगा, ठीक है। वो अच्छे से केयर करने लगेगा। केयर भी अगर आप किसी का केयर करते हो, देख रेख करते हो, तो वो भी कहना कहीं जनरेटिव में आता है, ठीक है।
तो अब इस टाइम बच्चा वो या तो बच्चा जनरेट करने लगेगा या खुद को स्टैग्नेट करना पसंद करेगा। ठीक है, मतलब स्टैग्नेट मीन्स समझते हो ना, स्टैग्नेट मीन्स वही देखो सबसे अलग थलग। ठीक है, सबसे अलग कर लेगा आराम से, ऐसा वाला फीलिंग उसके अंदर आता है। अब आता है भाई 30 से 65 साल के बाद लास्ट स्टेज जो होता है आपका, ये होता है ये डिस्पेयर या ईगो इंटीग्रिटी। डिस्पेयर या ईगो इंटीग्रिटी मीन्स क्या? डिस्पेयर मीन्स खुद को दोष देना। अब देखो उसका टाइम पीरियड क्या है, 65 साल से वो ज़्यादा हो जाता है। 65 साल से ज़्यादा हो जाता है तो आपने अगर दादाजी को वगैरह को देखा होगा, जैसे जो थोड़ा सा अपने लाइफ में अच्छा किए होते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं उसके अंदर ईगो आ जाता है, ईगो रहता है कि देखो मैंने अपने लाइफ में ज़रूर कुछ उखाड़ा, ये सब मतलब ये मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, वो सब गिनवाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ईगो इंटीग्रिटी आती है। या फिर वो अगर उसने अच्छा सा अपना लाइफ नहीं स्पेंड कर पाया, फिर अपने लाइफ में कुछ खास नहीं किया है, हो जाएगा, पार हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि अगर वो बालक नहीं, वैसा कोई दिक्कत नहीं होता है। तो जैसे वो बालक अगर अपना बालक नहीं, जैसे वो अंकल या फिर वो दादाजी के एज में पहुंच जाते हैं, क्योंकि 65 साल से ज़्यादा हो चुका है उसको। ठीक है, अगर उसने अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ नहीं किया है तो कहीं ना कहीं वो डिस्पेयर यानी को खुद को ही कोसते रहता है, खुद को कोसते रहता है। ठीक है, तो गुस्से नेचर के हो जाएंगे। तो ये सब आपका होता है कुछ एज स्टेज। ठीक है, और ये सब आपको याद रखने के लिए मैंने लिख दिया है, जैसे कि ट्रस्ट मिस्ट्रस्ट कोई किस पे क्यों करेगा जब उसके अंदर आशा होगी। ठीक है, तो ये आपका ट्रस्ट मिस्ट्रस्ट का स्टेज क्या हो गया, 0 से 1 साल हो गया। उसी तरीके से इच्छा यानी ऑटोनॉमी या सेम, कुछ करने की इच्छा, कुछ किया उसने इच्छा में, इसलिए ये सब मैंने इसलिए लिखा था कि आपको याद रहने में आसानी हो। जैसे इच्छा, ऑटोनॉमी या सेम अगर बात किया जाए तो अगर उसके अंदर कुछ करने की इच्छा आई तभी तो वो कर रहा है। अगर उसने किया तो अब पेरेंट के ऊपर है, अगर उसने उसको उस काम को सराह दिया, मतलब उस काम को बोला कि वाह बेटा वाह क्या किया है तूने, तो अब तो वो खुद से करेगा। अगर उसने डांट दिया तो अब उसके अंदर, या फिर उसको थोड़ा सा अगर डांट वगैरह दिया तो उसके अंदर शर्म की भावना आ जाएगी। अब वो अपने से कोई भी काम मतलब उसके अंदर की जो इच्छा होती है, जो उसके अंदर इच्छा आई थी वो अब नहीं आएगी। ठीक है, अगला जाते हैं। अब यहाँ पर्पज लिखा होगा, मतलब कोई भी यहाँ पे वैसा ही है कि इनिशिएटिव या गिल्ड, कोई भी काम को वो इनिशिएट करेगा, अच्छा अगर रिस्पांस मिला तो वो इनिशिएट करता जाएगा और उसका वो कहीं ना कहीं एक बेटर एक इंसान बन के आएगा। ठीक है, और या तो अगर उसने अच्छे से मतलब अगर उसने कोई काम इनिशिएट किया, ठीक है, अच्छा रिस्पांस मिला तो इनिशिएट करते जाएगा, नहीं तो उसके अंदर फिर गिल्ड की भावना आ जाएगी कि मैंने ये क्यों ही किया था। देन फिर आता है इंडस्ट्री एंड इन्फीरियरिटी, वो कोई काम मेहनती या तो वो मेहनती बनेगा या फिर उसके अंदर इन्फीरियर की भावना आ जाएगी कि यही वाला गिल्ड वाला भावना, इन्फीरियर की भावना, खुद को अलग कर लेगा सबसे कि मैंने ये क्यों ही किया था। अब वो कोई काम नहीं करेगा, अब वो या तो वो मेहनती बनेगा या फिर उसको क्या बोलते हैं मेहनती का उल्टा वही बन जाएगा। मेहनती का उल्टा क्या होता है मुझे नहीं पता, मेहनती का उल्टा क्या होता है, मतलब इंडस्ट्री या इन्फीरियरिटी इंग्लिश में तो पता है। तो या तो वो इंडस्ट्री बनेगा या तो वो मेहनती बनेगा या फिर उसके अंदर इन्फीरियर की भावना आ जाएगी। ठीक है, या फिर बोलो जैसे डिस्प्यूट में पछतावा होता है या मेहनती का पछतावा हो जाएगा, क्या पता नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर बढ़ते हैं तो वो आइडेंटिटी या रोल कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, 5वां स्टेप आप याद रख सकते हो कि इसमें बच्चा खुद से प्रश्न पूछता है तो वो क्या करेगा, अगर वो खुद से प्रश्न पूछेगा तो यहाँ पे या तो उसको अपनी आइडेंटिटी पता चलेगी कि मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, मुझे क्या पसंद है या मुझे क्या पसंद नहीं है, मुझे क्या पढ़ना चाहिए या मुझे क्या नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर उसके अंदर रोल कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अब उसका अगले स्टेज के बाद तो इंटीमेसी या एसोसिएशन होता है, या वो तो इंटीमेसी समझो किसी से इंटीमेट हो जाना, किसी से पूरी तरीके से मन वगैरह से मतलब पूरी तरीके से किसी के साथ हो जाना, वो ही इंटीमेसी होता है। या तो वो इंटीमेट हो जाएगा या तो वो उसको आइसोलेट करना पसंद कर लेगा, सबसे अलग कर लेगा। लेकिन बात करता है जनरेटिव स्टेग्नेशन के, या तो वो अगर उसके पास वो सक्सेसफुल बंदा है या फिर उस मतलब इस स्टेज में अगर कोई उसको महिला या फिर पैसा वगैरह मिल जाता है तो वो उसके साथ इस स्टेज में अगर उसको कोई भी शादी वगैरह हो जाता है या फिर पैसा वगैरह हो जाता है तो वो अब वो जनरेट करने लगेगा। जनरेट करेगा मतलब केयर यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इस टाइम में बच्चा इस टाइम में जो है ना, जो ये बालक था वो बड़ा हो गया है, 30 से 65 साल का हो गया है, अब उसकी शादी हो गई है तो अब उनके बालक भी होंगे, तो उन सबका वो केयर वगैरह करेगा, इसीलिए यहाँ पे केयर लिखा हुआ है। ठीक है, अब वो जनरेटिव या तो अपने से बच्चों को जनरेट करेगा, पैसों को बनाएगा, या फिर वो स्टेग्नेशन यानी खुद स्टेग्नेशन की भावना उसके अंदर आ जाएगी, पृथक करने की भावना आ जाएगी कि सबसे अलग पृथक हो जाएंगे हम लोग। देन फिर लास्ट आता है ईगो या डिस्पेयर। ईगो इंटीग्रिटी या डिस्पेयर, अगर उसने कुछ अच्छा किया हुआ होगा, यानी कि अगर वो कुछ अच्छा किए हुए होंगे अपने लाइफ में तो खुद को ऐसे पीठ थपथपाएंगे कि वाह क्या अच्छा किया, तो अपना तारीफ भी गिनाएगा कि मैं जब बचपन में था तो मैं ये क्या करता था, आपने वो सुना है कि मैंने जो है ना लैंप के नीचे पढ़ के सितारा लैंप नहीं स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा हुआ है। तो ये सब कहीं ना कहीं अगर उसने लाइफ में अगर कुछ उखड़ा होगा तो वो अपना वो उसके अंदर एक अहंकार की भावना आ जाएगी। हाँ ये मैंने ये अपने पोता पोते को बैठा के सुनाएगा कहानी कि मैंने ये किया, जैसे कि मेरे दादाजी बहुत करते हैं इस तरह। या तो उसके अंदर डिस्पेयर की भावना आ जाएगी,
ठीक है, खुद को कोसेगा कि मैंने ये क्यों किया था, काश उस टाइम मैंने ये नहीं किया होता, तो चुपचाप रहने लगेगा या फिर गुस्से नेचर के हो जाएंगे। तो ये कुछ आपका था ये एरिक एरिक्सन के बारे में। ठीक है, तो अगर एरिक एरिक्सन क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो ये वाला स्टेज से पूछा जाएगा, 5 से इस स्टेज से क्वेश्चन पूछेगा, 6 स्टेज से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये 5 और 6 से स्टेज से क्वेश्चन पूछेगा। बाकी आप अगर नहीं भी याद रखना चाहते हो तो नहीं याद रखना, लेकिन ये दोनों 5वां 6वां याद रख लेना। ठीक है, एरिक एरिक्सन कौन थे? जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने कहा कि बच्चा जो सामाजिक समस्याओं से सीखता है, ठीक है, इन्होंने समस्या इसको सीखने का जो 8 चरणीय मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। क्या? 8 लेवल या 8 स्टेज साइकोमोटर थ्योरी दिया था या साइकोसोशल थ्योरी दिया था। ठीक है, ये था आपका एरिक एरिक्सन के बारे में। अब थोड़ा सा कैरल गिलिगन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा वीडियो रोक देता हूँ। सो चलिए दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे लिख लिया है, थोड़ा सा कैरल गिलिगन का हिस्ट्री देख लेते हैं। ठीक है, कैरल गिलिगन और ये कोलबर्ग में एक रिलेशन है। ठीक है, कैरल गिलिगन जो थी ना, कोलबर्ग की ही असिस्टेंट थी, यानी कोलबर्ग का लॉरेंस कोलबर्ग जो थे, जिनके बारे में मैंने कल पढ़ाया हुआ था, तो लॉरेंस कोलबर्ग के अंदर ही काम किया करते थे कैरल गिलिगन। और जब लॉरेंस कोलबर्ग ने अपना थ्योरी दिया तो कैरल गिलिगन को पसंद नहीं आया, क्योंकि ये जो थोड़ी सी थी ना, ये थोड़ी सी फेमिनिस्ट थी। अगर मैं इसका बात करूँ तो ये क्या थी? फेमिनिस्ट थी। अब फेमिनिस्ट क्या होता है? मतलब फेमिनिस्ट उसको बोलते हैं, जिसको नहीं पता है, तो जो औरतों के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचती है। ठीक है, उसको फेमिनिस्ट बोलते हैं, जो औरतों के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचती है। नॉर्मली तो सब सोचता है, बट थोड़ा सा ज़्यादा, उसको फेमिनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि छोटो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब जैसे एज अ टीचर ये सब बोलना सही नहीं रहता है, तो हटाओ। हालांकि मेरे पास एग्जाम्पल वगैरह थे, खैर कोई बात नहीं। तो देखो, कैरल गिलिगन जो है ना, कोलबर्ग के अंदर ही काम क्या करती थी, और जब इन्होंने अपना थ्योरी दिया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके थ्योरी में गलती है। गलती क्या है? तो इन्होंने कहा कि आपने जितना भी एक्सपेरिमेंट किया, कोलबर्ग को बोला कि कोलबर्ग के थ्योरी में गलती है। गलती क्या है लॉरेंस कोलबर्ग के थ्योरी में? कि इन्होंने जितना भी एक्सपेरिमेंट किया ना, लड़कों पे क्या है। हालांकि इसके अकॉर्डिंग कोलबर्ग तो ऐसा फेमिनिस्ट वगैरह तो थे नहीं, इन्होंने तो बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया था। अब उसको नहीं पता था कि बच्चों के अंदर लड़की को भी इंक्लूड करना है। उसके लिए तो बच्चे होते हैं, चाहे लड़के हो या लड़की हो। हालांकि इन्होंने क्या कहा कि आपने जो है ना, सिर्फ लड़कों के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया, लड़कियों के ऊपर नहीं। ठीक है, और इन कैरल गिलिगन के अकॉर्डिंग, यानी कि कैरल गिलिगन के अकॉर्डिंग लड़कियां जो है ना, अलग तरीके से सोचती है। मतलब उनके अंदर जो है नैतिक मूल्यों का जो विकास होता है, मोरलिटी का जो विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ मोरलिटी होता है, वो अलग तरीके से होता है, लड़कों की तरह नहीं होता है। कहने का सीधा मतलब था, क्योंकि ये फेमिनिस्ट थी तो इनके अकॉर्डिंग जो है लड़कियाँ ज़्यादा समझदार होती है। ठीक है, ये बस था। जैसे कि अगर आपको याद हो कि मैंने बताया था कोलबर्ग के बारे में कि इन्होंने हेंस डायलेमा के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था। हेंस डायलेमा के बारे में मैंने पढ़ा दिया था कि ये हेंस डायलेमा क्या था, और उसका अगर नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लेना। ठीक, तो कुल मिला के बात कर लेते हैं। अब बस इतना सा इंट्रोडक्शन काफ़ी था कि ये थोड़ी फेमिनिस्ट थी। अब देखो, इसके अकॉर्डिंग जो है ना, इसके अकॉर्डिंग कैरल गिलिगन के अकॉर्डिंग एक लड़की जो है ना, उसके अंदर सांस्कृतिक कारणों के कारण नैतिकता आती है। सांस्कृतिक का क्या मतलब है? यानी कि सांस्कृतिक का मतलब उसका देखभाल कैसे किया गया है, वो किस माहौल में पली बड़ी है, वहाँ से उसका जो नैतिक मूल्य का विकास होता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा था कि बच्चा के अंदर जो है ना, नैतिक मूल्य का विकास एज के अकॉर्डिंग होता है। बट इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने कहा कि एज के अकॉर्डिंग नहीं, बच्चा के अंदर नैतिक मूल्य का विकास होता है। कैसे? वो किस संस्कृति में पली बड़ी है, उसके मम्मी पापा कैसे हैं, उसका सोसाइटी कैसा है, उसका समाज कैसा है, उसके दोस्त यार कैसे हैं, वो मतलब इन सारे कारकों से, इन सारे फैक्टर से अफेक्ट होगी ही एक लड़की के अंदर उसका नैतिक विकास होता है। और बात भी थोड़ा सा ये, क्योंकि इनका मानना था कि जैसे एक लड़का को जिस तरह माहौल मिलता है, उस तरह लड़की को माहौल नहीं मिलता है, तो इसीलिए लड़का का सोच अलग होता है, लड़की का सोच अलग होता है। ये आपका कैरल गिलिगन का मानना था। अब देखो, इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि आपने जो है ना, सिर्फ लड़कों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, लेकिन लड़की का सोच अलग होता है, लड़की के अंदर मोरलिटी अलग होती है। ठीक है, और लड़की के अंदर मोरलिटी बनती कैसे है? सांस्कृतिक कारकों से बनती है। उसके अंदर नैतिकता कहाँ से आती है? सांस्कृतिक कारकों से आती है। सांस्कृतिक कारक मीन्स क्या?
सांस्कृतिक कारक मीन्स क्या, उनका कल्चर कैसा था, कल्चर मीन्स उसके मम्मी पापा कैसे थे, उसको किस प्रकार का इन्वायरमेंट मिला, वो किस कल्चर में, आपका धर्म भी आता है, ठीक है, किस माहौल में पली बड़ी है, ये सब अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसका इसीलिए यहाँ पे नैतिकता मतलब इसके अंदर यहाँ पे लिखा है कि इसके अंदर नैतिकता जो होती है वो सांस्कृतिक कारकों के आधार होती है। और इन्होंने बस नैतिक मूल्यों का विकास कर लिया था कि बच्चा जो है किस एज में, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या था कि एक बच्चा किस एज में कौन सा डिसीजन लेता है। इन्होंने कहा कि इसके अकॉर्डिंग बच्चा किस स्टेज में कौन सा डिसीजन लेता है। जैसे आपको याद होगा, मैंने बताया था पनिशन ओबीडियंस, गुड गर्ल गुड बॉय का एज लिखाया था मैंने। तो एज वो क्यों लिखाया था, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग था कि बच्चे के अंदर भाई नैतिक मूल्यों का विकास एज के अकॉर्डिंग होता है। बट इन्होंने कहा कैरल गिलिगन ने कि नहीं, एज के अकॉर्डिंग नहीं होता, वो उनके अंदर नैतिकता का विकास होता है सांस्कृतिक कार्यों के कारण होता है, सांस्कृतिक मूल्यों के कारण होता है। कैसा संस्कृति में पली बड़ी है वहाँ से होता है वो, ठीक है। और इन्होंने वही कहा कि उसका देखभाल कैसे हुआ है। अब सांस्कृतिक कारक मीन्स क्या, उसका देखभाल कैसे हुआ, देखभाल संबंधी उसके अंदर नैतिक विकास जो होता है वो देखभाल संबंधी होता है, यानी उसका देखभाल किस प्रकार हुआ है। देखभाल कौन करेगा, वही सोसाइटी वगैरह करेंगे, मम्मी पापा करेंगे। तो उनके मम्मी पापा जैसे होंगे, उनके मम्मी पापा ने उनके सोसाइटी में उसके साथ जैसा ट्रीट किया होगा वैसा ही उसके अंदर नैतिक मूल्य का विकास हुआ होगा। अब कहीं ना कहीं ये बात भी सही है, कहीं ना कहीं मुझे कैरल गिलिगन भी सही लगती है। इससे ज़्यादा सही तो कैरल गिलिगन ही लगती है, क्योंकि देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि अगर एक बच्चा जो कि आपका एक बच्चा एक ऐसी सोसाइटी में रह रहा है जहाँ पे चोरी करना आम बात है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर उसका जो नैतिक मूल्य बनेगा ना, उसके नैतिक मूल्य में भले उसको कितना ही बड़ा हो जाए तो उसको लगेगा ये बात कि भाई चोरी करना इज़ नॉर्मल थिंग। तो कहीं ना कहीं उसका देखभाल संबंधी वाला ज़्यादा बेटर लगता है हमको भी, कि एज से ज़्यादा जो है ना देखभाल मैटर करता है कि उसके अंदर उसका मोरल वैल्यू कैसा बनेगा। फिर आपकी क्या सोच है, आप इन दोनों में से किसके ज़्यादा थ्योरी को अप्रोच, मतलब कौन सा थ्योरी, किसका थ्योरी ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है वो कमेंट करके बताना, ठीक है। मुझे तो ये ठीक लगता है कि भाई देखभाल संबंधी ये वाला अच्छा होता है, क्योंकि जैसा उसको देखभाल मिलेगा एक बच्चा वैसे ही रिएक्ट करता है, उसके अंदर मोरलिटी वैसे ही आएगी जैसा वो रिएक्ट किया रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊँ, एक बच्चा है ठीक है, एक बच्चा है, अब इसको मम्मी पापा इसको पूरा मारते हैं, ठीक है। तो जब ये बड़ी होगी, जब ये माँ बनेगी ना, तो भी ये भी अपने बच्चे को मतलब थोड़ा सा मारेगी, या फिर अगर ये टीचर बन जाती है, अगर ये पढ़ती है ना, तो इसके टीचर इसको मार के पढ़ाएं, तो कहीं ना कहीं जब ये टीचर बनेगी तो ये भी मार के ही पढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से आता है भाई देखभाल के कारण उसकी नैतिकता में परिवर्तन तो आता है, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि कैरल गिलिगन के जो आपका नैतिक मूल्यों का सिद्धांत जो था उसके अंदर ना सहानुभूति और करुणा देखने को मिलता है। जबकि अगर बात किया जाए तो कोलबर्ग का बस जजमेंट था कि बच्चे ने आंसर किया हाँ तो सही, अच्छी बात है, नहीं तो नहीं, बच्चे ने ये आंसर क्यों किया इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, बच्चे के अंदर एक सहानुभूति या करुणा होती है। तो कहीं ना कहीं इसका जो था कोलबर्ग का था जजमेंट बेस्ड पे था, और इसके अंदर सहानुभूति एम्पैथी सब था। एम्पैथी, और लड़की के अंदर भाई एम्पैथी तो ज़्यादा होती है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हो। बस इतना ही था कैरल गिलिगन और कोलबर्ग के बारे में, इतना ही पढ़ना था। बस ये बात याद रखना आपको कि कैरल गिलिगन की जो थ्योरी था उसके अंदर सहानुभूति और करुणा देखने को मिलती है। देखभाल संबंधी थ्योरी दिया था इन्होंने कि, और इसके अकॉर्डिंग बच्चे जो होते हैं उनके अंदर जो नैतिकता होती है वो सांस्कृतिक कारकों के कारण आती है, ठीक है। सांस्कृतिक कारक मीन्स बच्चे की समाज में पले बड़े वहाँ से आती है, ठीक है। तो आज मैंने आपको पढ़ाया एरिक एरिक्सन, और क्या पढ़ाया, और एरिक एरिक्सन पढ़ाया, और आपका ये कैरल गिलिगन पढ़ाया, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग कल क्या पढ़ेंगे मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरी ब्रेनर के बारे में, ब्रेनर के बारे में। फिर अल्बर्ट बंडूरा बचता है, फिर आपका जीरोम ब्रूनर बचता है, नोम चॉम्स्की बचता है, कुछ दो तीन आपका जो है साइकोलॉजिस्ट अभी भी हैं जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला टॉपिक हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा आपका क्लास, आज का क्लास, कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।